श्री विनय कुमार चौधरी जी, जिनको अजय चौधरी के नाम से भी बुलाते हैं, जैसा विजय चौधरी कभी कभी कोई बता देता है कि दरभंगा से विनय चौधरी जी आया है, तो 1 मिनट के लिए हम सोचने लगते हैं कि ये कौन, तब वो बताता है कि अजय जी का फोन है। तो वैसे एजाज अहमद साहब, जिनकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, जनाब यूनुस हकीम साहब, आदरणीय कामेश्वर झा जी, इंद्रशेखर मिश्र जी, वरीय अधिवक्ता दयाराम झा जी, सुनील भारती जी, मोहतरमा इस्मत जहां जी, पूर्व महापौर गुलाम एहसान साहब, यहाँ उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, सभी प्राध्यापकगण, छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों और इस सभागार में उपस्थित देवियों, आज आपके बीच उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है कि अजय चौधरी जी के 2 पुस्तकों का विमोचन करने का और प्रोफेसर एजाज अहमद साहब की भी एक पुस्तक का लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जब इस कार्यक्रम में आए हैं तो उमा बाबू की याद आ रही है। आप सब उनसे परिचित हैं, प्रभावित हैं। हमारी पार्टी के संस्थापक नेता थे यहाँ और हमेशा उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त करता। अब वो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन वो पुत्र उन्होंने जरूर हम सब लोगों को सौंपा है। एक इनके पुस्तक का विमोचन विनय कुमार चौधरी जी, वो अजय चौधरी के नाम से हम लोग के बीच में जाने जाते हैं, और उनके बड़े भाई हैं विनोद चौधरी जी, जो भी हाल तक विधान परिषद के माध्यम से सदस्य थे। बात इतनी मुझे खुशी हो रही है कि अजय जी ने 2 पुस्तकें लिखी, अन्य पुस्तकें भी उन्होंने लिखी है, 2 पुस्तकों का लोकार्पण करने का अवसर मिला है और दोनों का संबंध शिक्षा से। और इतना इन्होंने अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में क्या सोचा, महर्षि अरविंदो घोष ने क्या सोचा, बापू का क्या दर्शन था शिक्षा के बारे में, सब बापू का अध्ययन करने के बाद उन्होंने तीनों महान विभूतियों के विचारों का सार निकालकर एक पुस्तक में रखने की कोशिश की है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा में रुचि रखने वाले तमाम लोग इस पुस्तक में अपनी अभिरुचि दिखाएंगे और इस पुस्तक का पाठ करेंगे। एजाज अहमद साहब ने तो आज पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है और उसको दुरुस्त करने के लिए वृक्ष लगाए जाने चाहिए, और फिर पाक कुरान में कहाँ कहाँ इन बातों का जिक्र है और किस तरह से पर्यावरण की रक्षा की बात है, वृक्ष की क्या अहमियत है, तो इन सब चीजों को निकाल कर एक पुस्तिका के रूप में इसको लिखा है। मैं समझता हूँ पर्यावरण में रुचि रखने वाले तमाम लोगों को इस पुस्तक से फल मिले, तो मैं इन्हें अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और आगे
लाभ मिलती है। आज बड़ी समस्या हो रही है शिक्षकों, जितने इंस्टीट्यूट बनने हैं, जितने शैक्षणिक संस्थान बनने हैं, जितनी हमारे देश में आवश्यकता है, बिहार में आवश्यकता है, युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए जितने शिक्षकों की आवश्यकता है आज वो उपलब्ध नहीं है। और हम लोग बचपन से देखते आ रहे कि किसी शिक्षक के बारे में, किसी विषय के बारे में पूरी चर्चा हो जाती है। ये मैथमेटिक्स इतना बढ़िया ढंग से पढ़ाते हैं, ये फिजिक्स इतना अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, ये हिंदी इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। यानी किसी विषय को ले लीजिए, एक चर्चा हो जाती है कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए। मेरे लिए एक मैथमेटिक्स से शिक्षक थे, उन्होंने प्रारंभिक काल में ही अपने पहले क्लास में ही इस ढंग से जोड़ घटाव, वो भी प्राथमिक स्तर की मैं बात करता हूँ, मैथमेटिक्स का शुरुआती दौर, तो उसको इस अंदाज से उन्होंने हम लोगों को बताया कि गणित में रुचि विकसित हो। तो इस तरह के शिक्षक होते हैं। कुछ विषयों पर शिक्षक पारंगत माने जाते हैं, तो एक तो शिक्षकों की कमी और पारंगत शिक्षकों की कमी, शिक्षण संस्थाओं की कमी है। ऐसी परिस्थिति में ये जो दूर शिक्षा है उसका समाधान हो। और अब पूरे देश में, दुनिया में इस बात को अपनाया जा रहा है कि शिक्षक एक जगह पढ़ाएंगे और अनेक इंस्टीट्यूशंस में एक साथ क्लासेज में लोग उनकी बातों को सुनेंगे। और जो हमारे यहाँ तकनीकी का विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसके चलते अब ये इंटरैक्टिव भी हो सकता है। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, बात नहीं कर रही है, सुनने वाला पूछ भी सकता है। अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका जो जमाना है और जिस प्रकार से इसका विकास हो रहा है, नित्य नई तकनीकी का विकास हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उस तकनीकी का इस्तेमाल करके और सुयोग्य शिक्षकों को एक वर्ग कक्षा तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि अनगिनत क्लासरूम तक। और दूर शिक्षा, इन सभी चीजों का, दूर शिक्षा में अनेक चीजें आई, लेकिन उन्होंने यहाँ पर दरभंगा में बैठे हुए दूर शिक्षा पर एक किताब लिखी है, उसकी उपयोगिता है, आवश्यकता है, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और आज उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ। सब लोगों ने, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार में जो कुछ भी हुआ, यहाँ हमारे यहाँ विज्ञान विद्वान बैठे हुए हैं, पूर्व कुलपति, वर्तमान कुलपति, प्रति कुलपति, विद्वत जन यहाँ बैठे हुए हैं। इन सब लोगों की चिंता शिक्षा को लेकर है। और किताब भी ऐसी है जिसमें हमने महापुरुषों ने शिक्षा के बारे में क्या सोचा है। शिक्षा को व्यवसाय नहीं, और अक्षर ज्ञान या कुछ किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं, ज्ञान प्राप्त करना। और इस मामले में मिथिला एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है ज्ञान, ठीक कहा है, पूरा बिहार एक केंद्र है। हमारा ये जो आज का बिहार है,
ठीक है कि कोई बहुत तिजारत के लिए, व्यापार के लिए ये उतना नहीं जाना जाता था, लेकिन शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए जाना जाता। दुनिया में जब कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, अभी हाल में खुदाई अभी जारी है तेलंगाना में, वो भी नालंदा जिले में पड़ता, वहां भी एक विश्वविद्यालय। तो यहाँ अनेक शिक्षा के केंद्र थे। तो हमारे जो भूमि है, ये भूमि ज्ञान की, और आज क्या कारण है कि हमारे बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना, कहां से कहां पहुंच गए। खैर, हम लोगों ने कोशिश प्रारंभ की है, फिर से नए इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हो रही है। एक लंबा दौर बिहार में चला है जब नए इंस्टीट्यूशंस नहीं खुले, एक लंबा दौर चला, कई दशकों का दौर है कि नए इंस्टीट्यूशन नहीं खुले। आजादी के थोड़ा पहले, आजादी के बाद इंस्टीट्यूशंस खुले, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा फासला हुआ। फिर हम लोगों ने शुरुआत की, IIT भी आया, IIM के कर्ज में यहाँ संशोधन संस्थान हुआ, निफ्ट भी आया, नए विश्वविद्यालय में शुरू हुए, और हमने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की शुरुआत की, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय की शुरुआत की। तो अब इंस्टीट्यूशन खुलने लगे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, बहुत खुलने की आवश्यकता है। कई कॉलेज खुले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुला, एग्रीकल्चर से संबंधित कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब कॉलेज खोलने की शुरुआत हुई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमारी जितनी बड़ी आबादी है और जितनी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से हमें बहुत इंस्टीट्यूशन है, लेकिन एक मामला कहीं न कहीं रुका हुआ था, उसकी शुरुआत जरूर हुई। एक नया दौर आया, लोगों की दिलचस्पी है, लोग भी अब इंस्टीट्यूशन खोलने में अभिरुचि दिखा रहे हैं। तो एक समय है, और मैं समझता हूं कि फिर से बिहार में इतने इंस्टीट्यूशन खुलेंगे, और हमारे यहाँ तो स्कूलों की कमी, जिसका जिक्र किया गया है, बातों को भुलाना नहीं चाहता। हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल ना, अगर स्कूल थे तो चलते नहीं थे। हमने हर जगह देखा है कि आजादी की लड़ाई के दिनों में, आजादी मिलने के कुछ दिनों के बाद अनेक माध्यमिक विद्यालय खुले, हाई स्कूल खुले, बहुत अच्छे ढंग से संचालित, लेकिन हमने देखा बाद में उनके भवन ढह रहे, नए हाई स्कूल में नहीं खुल रहे, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सबकी स्थिति खराब है। और कॉलेजेस की तो हम लोगों ने चर्चा कर दी, नए इंस्टीट्यूशन का नहीं खुलना, नए कॉलेज का नहीं खुलना, लेकिन अब शुरुआत हो, अब प्राथमिक विद्यालय भी खुल रहे हैं, मध्य विद्यालय भी खुल रहे हैं, और विजय चौधरी ने आपको बताया, हम लोगों ने तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में +2 स्तर का उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का, और एक साथ हम लोगों ने 1500 की मंजूरी दी, लगभग 4500 इस प्रकार के स्कूल हमें खोलने होंगे। और मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई जब बाहर के लोग हमसे मिलने आए, और उन्होंने कहा कि देखिए, प्राइमरी एजुकेशन पर भी बहुत जगहों पर ध्यान दिया गया है, हायर एजुकेशन पर भी ध्यान दिया, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन पर अकेले बिहार ने सोचा। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि और इतनी तारीफ कर रहे थे कि सेकेंडरी एजुकेशन पर आप लोगों ने ध्यान दिया, इतने बड़े पैमाने पर माध्यमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। प्राथमिक शिक्षा होती तो माध्यमिक शिक्षा की जरूरत, और माध्यमिक शिक्षा के बाद तो उच्च शिक्षा की आवश्यकता, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
और मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों की एक बड़ी भूमिका हम लोगों ने हर क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने की कोशिश की है, लेकिन अपना बिहार है इसमें तो जानते ही हैं, कोई काम शुरू कीजिए तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। शिक्षा मित्र के रूप में जब 1500 रुपया मिलता था तो जब हम आए तो हमने कहा कि 1500 रुपया ठीक नहीं है और ये भी 11 महीने का, तो हमने कहा कि नहीं कोई स्थायी बनाएंगे। और वैसे नहीं, संविधान ही कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज संस्थाओं के और नगर निकायों के हाथ में खुला देंगे और संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है। बात करके संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को और अर्बन लोकल बॉडीज को, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उनके लिए चिन्हित है विषय, वो विषय उनको ट्रांसफर होने हैं। आप देर कर सकते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार संविधान ने दिया है उससे आप वंचित नहीं कर सकते। जैसे संविधान ने साफ किया कि केंद्र का क्या काम है, राज्य का क्या काम है, उसी तरह से पंचायतों के क्या काम है और नगर निकायों के क्या काम है, ये निर्धारित हो चुके हैं। अब उन्हें संवैधानिक दर्जा, इसलिए हमने बार बार कहा है कि पंचायत सरकारें, वो नगर सरकारें, पंचायत सरकार, नगर सरकार, तो हमने उनको अधिकार दे दिया कि आप नियोजन करें। पैसा सरकार देती है ग्रांट के तौर पर पंचायत में, जो 1500 पाते थे कि नौकरी नियोजन का स्थायी हो गया। ये बिहार में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट फीचर्स नहीं है, बिहार में ये स्थायी नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन उनका नियोजन पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकायों के माध्यम से, और हमने वही किया है जो संविधान का मैंडेट है। अभी बातों को तो लोग और करते नहीं है, लेकिन बहुत तरह से बात होती गई। उनका जो वेतनमान है स्थिर वेतनमान है, वो वेतनमान नहीं है, लेकिन स्थिर वेतन है, वो भी कानून के जरिए, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं हो रहा। और जिस दिन उनका नियोजन किया जा रहा था, सेवा शर्तों के बारे में काफी स्पष्टता थी, मांग करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन यहां मन कहीं और भटक जाता है। मूल उद्देश्य है सबको शिक्षित बनाना, सबको पढ़ाना। तो अपने यहाँ क्या होता है कि आदमी जब बहुत परेशानी में रहता है, आदमी का स्वभाव भी बहुत परेशानी में है तो पहले ध्यान रखना, और जब ध्यान बच जाती है तो फिर आराम के बारे में वही हुआ। 11 महीने पर तलवार लटकी रहती थी शिक्षा मित्रों की, वो बन गए पंचायत शिक्षक। अब उनको मालूम हो गया कि हम स्थायी हो गए, तब बदले वेतनमान, मुझे मान तो कोई आपत्ति नहीं, मैं उनके कोई खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब तो धीरे धीरे होगा। सरकार की आर्थिक स्थिति और सब चीजों को देखते देखते जहां से शुरू हुआ वहां से काफी आगे अब लोगों को वेतन मिलने लगे, लेकिन है और आगे मिलना चाहिए और पढ़ना चाहिए, हम भी उसके हिमायत। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हो सकता है समय आए उस समय पर जाकर के दोनों में कोई फर्क न रहे, ऐसे काम लेना पड़ेगा। और मूल जो मकसद है बच्चों को पढ़ाना, उसको छोड़ देना। तो अपने यहाँ ये सब प्रवृत्ति चलती रहती है, उसको इस सबका बुरा नहीं। हम मुझे जानते हैं कि हमने जो काम शुरू किया है, धीरे धीरे लोग जानेंगे, समझेंगे, और शायद जब हम नहीं रहेंगे तो मेरे काम को ज्यादा समझेंगे। तो मालूम है इससे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी बात करता जाता हूँ। तो एक पक्ष वो आज का विषय नहीं है, लेकिन अभी और ज्यादा इस क्षेत्र पर ध्यान देना। देखिए जो
का और शासन का काम किया। उसका तो व्यक्ति स्वयं अपना रास्ता ढूंढे, लेकिन हाँ उनको उपयुक्त ढंग की शिक्षा मिले। शिक्षा का मतलब डिग्री से नहीं, शिक्षा का मतलब ज्ञान से। और विश्वविद्यालयों का मतलब होता है शिक्षण संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान। एक समय आते आते हमारे विश्वविद्यालय धीरे धीरे शिक्षा केंद्र की जगह परीक्षा केंद्र में बदल गए। वे परीक्षा दो और डिग्री हो। तो उस स्थिति से फिर परीक्षा केंद्र से शिक्षा केंद्र की ओर हम लोगों की बढ़ रहे। तो इसमें काफी मेहनत करनी होगी और कई प्रकार की कठिनाइयां। तो मैं दो विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति बैठे हुए हैं, मैं उनको पूरी शुभकामना देता हूं कि आप लोग अच्छे ढंग से काम कीजिए, अपने विश्वविद्यालय की पहचान और बेहतर बनाइए। लोग नाम ले दूसरी जगहों पर, क्वालिटी एजुकेशन और लोग इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई रुकावट नहीं है। विश्वविद्यालय है, आप फाइल आपको बहुत सारे काम करने के अधिकार है। और जो गांधी जी ने कहा है जिस प्रकार की शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा का दर्शकों ने बेसिक एजुकेशन पर, बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया। हमने प्रयास किया है और मैं समझता हूँ काम आगे बढ़ेगा कि हमारे यहाँ जितने बेसिक स्कूल उनको फिर से हम इंट्रोड्यूस करें। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा का क्या कर सकते हैं? बचपन से ही श्रम के प्रति सम्मान का भाव पैदा कर हुआ। क्या आपने समाज में कि जो श्रम करता है उसको तो निकृष्ट समझा जाता है, और जो श्रम नहीं करता है उसको बेहतर माना जाता है। तो गांधी जी ने समाज की बुनियादी गलती को समझा और श्रम के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने के लिए बुनियादी शिक्षा को सामने रखा। और बुनियादी शिक्षा में सबको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए। आज भी हमको याद है, हम पढ़ते थे मध्य विद्यालय में, उस समय हम लोगों को करखा चलाना सिखाया जाता था। और मुझे आज भी याद है, सारी घटनाएं याद नहीं होती, लेकिन मैंने अपने स्कूल में एक गमछा बुना था, वो आज तक मुझको याद है कि एक गमछा। एक तो श्रम के प्रति सम्मान और हुनर जब प्राप्त होता है तो मनुष्य में आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो गांधी जी का उद्देश्य था। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आप हुनर सिखाइए, स्किल करिए। हम लोगों ने तो टारगेट रख दिया कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को हम हुनरमंद बनाएंगे। आज अवसर बहुत है, रोजगार के लिए अवसर, लेकिन रोजगार पाने लायक हुनर चाहिए, स्किल चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, उसका भी बहुत ज्यादा। लेकिन गांधी जी ने उस दौर में श्रम के प्रति सम्मान का, और गांधी जी लोगों के अंदर के नैतिक बल को बढ़ाना चाहते। जो गांधी जी का विचार है वही साधारण बात नहीं। उन्होंने साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता पर भी जोर दिया। अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता भी ठीक होना चाहिए। आजादी का एक बेहतरीन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन रास्ता होगा अहिंसा का। ये कितनी बड़ी चीज है, और अहिंसा के बदौलत देश को आजाद कराया। देश आजाद हुआ, अहिंसा की कितनी बड़ी ताकत। तो गांधी जी ने साध्य के साथ साधन, साधन कौन सा? आज का कौन सा दौर आ गया भाई? जीतो चाहे जैसे भी। जीतने के लिए जितना कुछ करना पड़े कुछ भी करो। गांधी जी का विचार है कि अच्छे साध्य के लिए साधन की पवित्रता जरूरी है। और आज